बहुत दिन बाद इलेक्शन हो रहे हैं, लोग समझते हैं कि शायद जो सख्ती वो इस वक्त झेल रहे हैं उससे शायद उन्हें कुछ थोड़ा सा राहत मिल जाए। इससे ज़्यादा कोई उम्मीद लोगों को नहीं। चीफ मिनिस्टर या जो कुछ भी उसको कहें बनेगा, उसकी हैसियत एक एलिवेटेड मेयर वाली रहेगी, इसलिए इलेक्शन में वो रंग नहीं दिख रहा। मैं शेख शौकत हुसैन हूँ। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB, LLM, PhD किया है। उसके बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में कई साल तक पढ़ाता रहा, फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और उसके बाद आखिर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर मैं एज हेड एंड डीन लॉ फैकल्टी रिटायर हुआ। मेरी स्पेशलाइजेशन ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ रहा है, यही ज़्यादातर मैंने पढ़ाया है अपने कैरियर के दौरान। सर, जो इस वक्त असेंबली इलेक्शंस आफ्टर 10 years हो रहे हैं, इस बारे में आपका क्या बोलना है? असल में इलेक्शंस हो रहे हैं, इनकी कानूनी एतबार से कोई ज़्यादा एतबारियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो असेंबली बनेगी उसके पास उतने पावर्स नहीं हैं जितने असेंबली के होते थे, और कम पावर्स होते हुए जो इसका चीफ मिनिस्टर या जो कुछ भी उसको कहें बनेगा, उसकी हैसियत एक एलिवेटेड मेयर वाली रहेगी। लेकिन चूँकि मोदी और बीजेपी और हिंदुस्तान की बहुत सारी पार्टीज़ ने इस इलेक्शन को 2019 में जो कुछ उन्होंने किया उसके तनाजुर में इम्पॉर्टेंस दे दी है, अहमियत दी है, तो इस वजह से जो पार्टिसिपेशन हो रहा है वो उसी तनाजुर में हो रहा है। और उन्होंने इसको ऐसा बनाया है कि लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका मतलब कि उन्होंने 2019 में जो दस्तूरी तब्दीलियाँ यहाँ लाई गई उनको एंडोर्स किया, उनकी तौसीक की, तो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कानूनन वो जो असेंबली बनेगी उसकी कोई ज़्यादा इख्तियार नहीं। सर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वोट निकलने के लिए आ रहे हैं बाहर, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका कहना है कि उमर अब्दुल्ला वगैरह जो पॉलिटिकल पार्टीज है, लीडर्स है, वो कह रहे हैं कि लोगों का ये शऊर ख़त्म हो गया था, अब वो फिर से आ रहे हैं बाहर। वो रीज़न नहीं है, रीज़न यही है कि बहुत दिन बाद इलेक्शन हो रहे हैं, लोग समझते हैं कि शायद जो सख्ती वो इस वक्त झेल रहे हैं एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जिसमें उनका कोई नुमाइंदा नहीं, जो ब्यूरोक्रेसी के रहम करम पर है, उससे शायद उन्हें कुछ थोड़ा सा राहत मिल जाए। इससे ज़्यादा कोई उम्मीद लोगों को नहीं। और वोट भी इसीलिए दे रहे हैं कि शायद बाहर के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ हैं, जिनसे वो कोई ताल्लुक़ नहीं बना पा रहे हैं, उनके मुकाबले में मुकामी अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए तो शायद उनके मसाइल किसी हद तक हल हो जाए। सर, जब भी हमने लोगों से बात किया वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में पहले उतरते थे 1-2 कैंडिडेट्स, आज 16 कैंडिडेट्स, 10 कैंडिडेट्स उतरे हैं। किसकी प्रॉक्सी? उनको कह रहे हैं कि ये एक प्रॉक्सी है, बी टीम। ये हमेशा हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह होता रहता है। डेमी कैंडिडेट्स यानी एक जो हुक्मरान पार्टी होती है वो कई एक लोगों को खड़ा करती है ताकि जो उनके मेन राइवल्स हैं उनके वोट कट जाए। तो यही चीज़ वो यहाँ दोहरा रहा है। हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की जो नुमाइंदगी कम हो गई, उसकी वजह यही है कि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े करवाए जाते हैं और बिलवास्ता उनको स्पॉन्सर किया जाता है ताकि मुसलमानों का वोट कटे और पार्लियामान में उनकी नुमाइंदगी कम हो। कश्मीर के साथ भी वही चीज़ दोहराई जा रही है, और इसलिए दोहराई जा रही है कि जितना भी वोट कट जाएगा उतना इम्कान एक ऐसे ग्रुप को जीतने का होता है जिसके पास वोट तो कम हो लेकिन वो एक स्ट्रेटजी के बतौर, एक हिकमत अमली के बतौर इलेक्शन लड़े और कोशिश करे कि दूसरों के वोट बढ़ जाएं और उनको फ़ायदा हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में कोई ज़्यादा इससे असर पड़ेगा। यहाँ पार्टीज़ को वोट पड़ेंगे, और ये जो मशरूमिंग या बरसाती मेंढक दुनिया भर के जो खड़े हो गए हैं, चूँकि कोई पॉलिटिकल तजुर्बा नहीं है, सभी लोग किस्मत आजमाई कर रहे हैं, कुछ पैसे के लिए, कुछ वैसे ही देखें बेरोज़गार है तो कुछ ना कुछ देख लें। तो मुझे लगता है कि ये पूरा क्रॉप
शायद ठिकाने लग जाएगा। पार्लियामेंट इलेक्शंस में दो ऐसी चीज़ें देखने को मिली, एक तो इंजीनियर रशीद, और इंजीनियर रशीद जेल से छूट के आए लोकसभा इलेक्शन के बाद, उनको बेल मिल गई। अब सुगरा बरकती, सेपरेटिस्ट लीडर बरकाती की बेटी, वही फार्मूला अपना रही है। वो कह रही है कि मैं इसी से इंस्पायर हो गई। आपको क्या लगता है, इसमें उसको मिल सकती है वो जो वो मांग रही है? हो सकता है हमदर्दी का वोट मिल जाए। इंजीनियर रशीद के साथ मसला ये हो गया कि पिछली मरतबा उन्हें जेन्युइन हमदर्दी का वोट मिला और ज़्यादातर सेपरेटिस्ट वोट जो यहाँ है, हुर्रियत को जो हामी वोट है, वो उन्हीं को मिला। और अगर श्रीनगर में भी यासीन मलिक या कोई और कैंडिडेट होता जो आज़ादी पसंद है, या अनंतनाग में शहीर शाह या कोई और कैंडिडेट होता, तो शायद वो भी जीत जाते। लेकिन चूँकि उन्हें गैर मामूली तौर पर रिलीज़ किया गया, ज़मानत उनकी की गई इलेक्शन के दौरान, उससे लोगों में एक वसवसे में पड़ गए हैं। ऐसा तो नहीं कि उनकी का कोई अंदर से सांठ-गांठ हो सरकार के साथ, तो शायद इसी वजह से उनको छोड़ दिया गया ताकि वोट बढ़ जाए। इस वजह से शायद उतने वोट उन्हें न मिले असेंबली में जितने उन्हें पार्लियामेंट में मिले थे। सर, पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ रीजनल पार्टीज़ है, उनका कहना था कि वन साइडेड मुकाबला होगा, लेकिन जब अब इलेक्शंस हो रही है तो उस तरीके से लोग बाहर नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं वो बाइकआउट की लहर अभी भी दिख रही है। जी हाँ, यहाँ की अक्सरियत उसी डोमिनेंट सेंटिमेंट को, उसी फिक्र को रिप्रेजेंट करती है जो हमेशा से यहाँ रही है। जब तक उनको अपनी चॉइस का नुमाइंदा सामने न हो, शायद वो आने के लिए तैयार नहीं हो। चूँकि बेशतर जो तहरीक नवाज़ पार्टियाँ थी वो या तो बैन है या उनकी क़यादत जेलों में है, इसलिए इलेक्शन में वो रंग नहीं दिख रहा जो रंग 1987 का इलेक्शन में था या उससे पहले कई इलेक्शंस में था। चूँकि एक जो डोमिनेंट सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करती है ग्रुप, वो सब बैंड है, तो इसलिए शायद लोगों का पार्टिसिपेशन कम। सर, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से एज ए एक्सपर्ट, एज ए एनालिस्ट, असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस की वजह से कश्मीर में कुछ तब्दीली देखने को मिल सकती है? तब्दीली के आसार तो थोड़े से दिख गए हैं। वो इस वजह से नहीं दिख गए कि यहाँ इलेक्शन में कोई ख़ास तब्दीली आई। वो इस वजह से हुई कि मोदी की हुकूमत के पास वो मैंडेट हिंदुस्तान में नहीं रहा जो मैंडेट उनके पास था। उन्होंने 370 को एक इलेक्टोरल इशू बनाया था हिंदुस्तान में, और वो कह रहे थे कि हमें 370 से ज़्यादा सीटें अब की बार मिलेंगी, लेकिन वो 230 के लगभग उनको सीटें मिली जो अक्सरियत से कम थे। तो हिंदुस्तान के अंदर वो 370 वाली जंग हार गए। कश्मीर में भी लगता है वही हुआ, पार्लियामेंट में भी और शायद असेंबली में भी वही हुआ।